ये घटना मेरे पापा के साथ तब पेश आई थी जब उनकी उम्र महज 22 या 23 साल की रही होगी। हालांकि उन दिनों दादाजी जिंदा थे, इसलिए पापा के ऊपर कमाने का इतना प्रेशर नहीं था, मगर फिर भी पापा टाइम पास करने के लिए पढ़ाई के साथ ही साथ शहर की एक दवा दुकान में काम किया करते थे। उन दिनों शहर और गांव में काफी फर्क हुआ करता था। शहर के मुकाबले गांव में नौकरियां काफी कम थीं, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग कमाने शहर जाया करते थे। शहर से हमारा गांव यहीं कोई 4-5 किलोमीटर दूर था, तो पापा पैदल ही आना जाना किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। एक बार की बात है, रात के तकरीबन 9-9:30 बजे पापा अपने काम से घर की तरफ लौट रहे थे। हालांकि रात बहुत नहीं हुई थी, मगर रास्ते पर उन दिनों जल्दी ही सन्नाटा पसर जाया करता था। और जब पापा चलते चलते शहर को पीछे छोड़ गांव की तरफ आए तो रास्ता और भी ज्यादा सुनसान दिखने लगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। चलते चलते पापा अब एक छोटे से पुल के पास आ चुके थे। पापा ने अभी उस पुल पर कदम रखा ही था कि तभी उनकी नजर पुल के एक किनारे पर खड़ी एक लड़की पर गई। पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की इतनी रात गए इस पुल पर कर क्या रही है। खैर, पापा उस लड़की को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगे। पापा अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की सिसकियां सुनाई दी, क्योंकि उस वक्त वहां पापा और उस लड़की के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। तो जाहिर सी बात है वो लड़की ही रो रही होगी। जिस बात को नजरअंदाज कर पापा वहां से आगे बढ़ गए और फिर चलते चलते सीधे घर जाकर ही रुके। अगली सुबह पापा काम पर पहुंचे और फिर रात के 9 बजे तक काम से उनको छुट्टी मिली तो पापा घर की तरफ चल पड़े। मगर आज मौसम के मिजाज काफी बिगड़े बिगड़े से लग रहे थे। आज आसमान पर काले बादलों का जमावड़ा था। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। पापा को डर था कि कहीं बारिश आ गई तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास छाता नहीं था। लिहाजा पापा जल्दी जल्दी अपने कदम चलाने लगे। समय हर पल बढ़ता ही जा रहा था, जिसके साथ ही साथ मौसम और भी खराब होता जा रहा था। चलते चलते पापा अब फिर से उसी पुल के पास पहुंच चुके थे। तभी पापा को पुल पर फिर से वही लड़की नजर आई, मगर इस बार वो लड़की पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी। पापा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लड़की रोज रोज रात में पुल पर क्या करती है, मगर पापा ऐसे उस लड़की से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। लिहाजा वो पुल पर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते पापा अभी उस लड़की के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी उस लड़की ने पापा से कहा, सुनिए जरा। उस लड़की की आवाज सुन पापा ने अपने आसपास देखा, मगर वहां उनके अलावा और कोई शख्स नहीं था। इसका मतलब कि वो लड़की पापा से ही बात कर रही है। जिस पर पापा ने उस लड़की के करीब जाते हुए कहा, जी बोलिए, क्या हुआ? पापा ने पहली बार उस लड़की का चेहरा ध्यान से देखा। वो लड़की काफी खूबसूरत थी। खैर, उस लड़की ने पापा से कहा, आप जरा उस चाय की दुकान से मेरे लिए कुछ खाने का ला देंगे? पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये लड़की खुद दुकान में जाकर खाने का क्यों नहीं ले लेती। दुकान तो यहीं पास में ही है। खैर, पापा ने उस लड़की से कहा, ठीक है, मैं लेकर आता हूं। इतना बोलकर पापा उस चाय की दुकान की तरफ जाने लगे। चाय की दुकान वहीं एक मोड़ के पास में थी, जहां से एक दूसरा रास्ता भी कटता था। खैर, पापा चलते हुए उस चाय की दुकान पर गए। चाय की दुकान में खाने लायक क्या ही मिलेगा, मगर पापा को जो भी मिला पापा वो सब कागज में लपेटकर उस लड़की के लिए ले जाने लगे। चलते हुए पापा
उस लड़की के पास पहुंचे और खाने का उस लड़की को दिया। पापा को पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, मगर फिर भी पापा ने उस लड़की से पूछा, वैसे आप यहाँ इतनी रात गए कर क्या रही हैं और आपका घर कहाँ है? इस पर उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहीं पास ही में है। वो चाय की दुकान के बगल से जो मोड़ है ना, उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाते ही एक आम का पेड़ है, उसी के नीचे मेरा घर है। मैं तो यहाँ बस आ जाती हूँ। अभी पापा और वो लड़की बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक तेज बादल गरजने की आवाज के साथ बारिश चालू हो गई। बारिश काफी तेज थी। तभी उस लड़की ने पता नहीं कहां से पापा को एक छाता पकड़ा दिया और बोली, आप ये लेकर घर चले जाइए। इस पर पापा ने उस लड़की से कहा, फिर आप कैसे जाइएगा? तो इस पर वो लड़की बोली, मेरा घर तो यहीं पास ही में, मैं चली जाऊंगी, आपका घर दूर है, आप जाइए। हालांकि पापा नहीं मान रहे थे, मगर उस लड़की के जिद करने पर वो मान गए और छाता लेकर घर की तरफ चल पड़े। बारिश काफी तेज और मूसलाधार थी। पापा जैसे तैसे खुद को बारिश से बच बचाकर घर पहुंचे। उस रात पापा चैन से सो नहीं पाए। उन्हें उस लड़की की ही फिक्र सताती रही कि आखिर वो लड़की इस बारिश में घर कैसे गई होगी। पापा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो कल सुबह ही उस लड़की के घर छाता लौटाने जाएंगे। जैसे तैसे पापा उस रात सो गए। अगली सुबह घर से काम के लिए पापा जल्दी ही निकल गए और चलते चलते उस मोड़ पर पहुंचे जहां से एक रास्ता उस लड़की के घर की तरफ जाता था। लिहाजा पापा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहा था, जब तक कि पापा एक आम के पेड़ के पास नहीं पहुंच गए। उस पेड़ के ठीक नीचे ही एक छोटी सी झोपड़ी थी, मगर अजीब बात तो ये थी कि उस झोपड़ी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पापा को कुछ समझ नहीं आया। वो वापस मोड़ की तरफ जाने लगे। उन्होंने सोचा कि मोड़ पर उस चाय वाले से पूछ लूंगा। मोड़ पर पहुंचकर पापा उस चाय की दुकान पर गए और शुरू से लेकर अंत तक उस चाय वाले को पूरी बात बता दी, ताकि वो कोई गलत मतलब ना निकाले। पापा की सारी बात सुन उस चाय वाले ने पापा से कहा, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लड़की तो परसों ही मर चुकी है। इसी पुल से कूदकर तो उसने अपनी जान दी थी। कल सुबह ही थी उसकी लाश बरामद हुई है। पापा के पैरों तले की जमीन निकल गई। उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर तभी पापा को याद आया कि वो जब परसों रात को घर लौट रहे थे, तब उन्होंने उसी लड़की को वहां पुल पर रोते हुए देखा था। पापा के हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। किसी तरह पापा काम पर गए। उस रात जब पापा उस पुल के पास से घर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें वहां कोई लड़की नहीं मिली। उस घटना के बाद पापा के दिमाग में एक ऐसी छाप छूट गई कि पापा ने कुछ ही दिनों में वो दवाई दुकान वाला काम ही छोड़ दिया और कई दिनों तक पापा बीमार भी थे, मगर वो लड़की पापा को फिर कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राहुल के घर में रहते हुए मुझे यहीं कोई 1-2 दिन ही बीते होंगे। राहुल अपने घर में अकेला रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। राहुल का घर एक ऐसी जगह पर था जहां शायद ही कोई रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसके घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल ने ऐसी जगह पर घर लिया ही क्यों, जहां आधे दिन बिजली ही नहीं रहती। एक रात
जब मैं और राहुल एक कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी मैंने राहुल से पूछा, यार तू इस घर को बेचकर कोई अच्छी जगह पर फ्लैट क्यों नहीं ले लेता? इस पर राहुल मुस्कुराते हुए बोला, ये हमारा खानदानी घर है। मेरे दादा परदादा, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी इसी घर में मरे हैं। पता नहीं क्यों इस घर को छोड़ने का मन नहीं करता। राहुल की ये बात सुनकर मैंने भी और कुछ नहीं बोला। टीवी देखते देखते रात के 9 बज गए, जिसके साथ ही हमारे पेट की भूख ने जागना शुरू कर दिया। जिस पर मैंने राहुल से कहा, यार आज खाने में एक पिज्जा मंगवा लेते हैं क्या? इस पर राहुल बोला, हाँ ठीक है मंगवा ले, वैसे भी आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। लिहाजा मैंने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर दिया। पिज्जा आधे घंटे में ही आने वाला था। पिज्जा ऑर्डर देने के साथ ही साथ मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना अभी जो डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आएगा उसे थोड़ा डराया जाए। थोड़ी मस्ती मजाक करने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा मैंने ये शैतानी आइडिया राहुल को बताया। पहले तो राहुल मना कर रहा था, मगर मैं जब जिद करने लगा तब राहुल मान गया। फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। हम दोनों समझ गए कि कौन होगा और वहीं से उस डिलीवरी बॉय को डराने का सिलसिला हम दोनों ने शुरू कर दिया। उस डिलीवरी बॉय को हमने इतना डराया कि वो पिज्जा वहीं छोड़कर बिना पैसे लिए ही भाग गया। हमने पिज्जा लिया और घर के अंदर आकर दरवाजा बंद करके पिज्जा खाने लगे। हम दोनों ये सोचकर खुश थे कि पैसे भी नहीं लगे और पिज्जा भी मिल गया। ये सोचकर अभी हम पिज्जा खा ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर बाहर से कोई दस्तक देने लगा। हम जानते थे कि वही डिलीवरी बॉय होगा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर राहुल बोला, यार उसके पैसे दे देते हैं, किसी की मेहनत की कमाई नहीं मारनी चाहिए। इस पर मैं बोला, हाँ यार पैसे दे देते हैं, रुक मैं दरवाजा खोलता हूँ। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। मैंने घर की दहलीज से अपना सिर बाहर निकालकर दाएं बाएं भी देखा, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। इतने में ही पीछे से राहुल बोला, क्या हो भाई, कौन है? इस पर मैं बोला, कोई नहीं है यार। इस पर राहुल ने मेरे करीब आते हुए कहा, क्या कोई नहीं है? पर दरवाजा कौन पीटा फिर? इतना बोलकर मैं और राहुल घर से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगे, मगर सच में वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो मैं और राहुल वापस अंदर आ गए और दरवाजा बंद करके पिज्जा खाने लगे। पिज्जा खत्म करके हाथ मुंह धोने के बाद हम दोनों एक ही कमरे में जाकर पसर गए। कुछ देर तक हम दोनों फोन पर टाइम पास करते रहे, मगर फोन चलाते चलाते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो घर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने आंख मीचते हुए पलटकर राहुल की ओर देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि राहुल अपनी जगह पर सोया नहीं बल्कि बैठा हुआ था और जोर जोर से कांप रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ राहुल, कांप क्यों रहा है तू? इस पर राहुल ने कुछ बोले बिना ही घर के दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजे पर लगातार दस्तक होए जा रही थी। इस पर मैंने राहुल से कहा, क्या हुआ, डर क्यों रहा है तू? रुक मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये बोलकर अभी मैं दरवाजा खोलने के लिए
पलंग पर से उठ ही रहा था, तभी राहुल ने एक झटके से मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, अभी तू पागल है क्या? वो लौट आया है, हम दोनों को मार देगा वो। इस पर मैंने राहुल से पूछा, कौन आ गया है? वो पिज्जा बॉय। वो क्यों मारेगा हमें? अबे मैं उसके पैसे दे देता हूँ, कुछ नहीं होगा, तू बैठ। इतना बोलकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी हटाकर दरवाजा खोला तो फिर वही, बाहर कोई नहीं था। अब इस लुक्का छुपी के खेल से मैं परेशान हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है। मैंने गुस्से में गाली बकते हुए दरवाजा बंद किया और राहुल के पास आकर पलंग पर बैठते हुए बोला, तू बेकार में ही डर रहा था। अरे कोई शैतानी कर रहा है हमारे साथ, और कुछ नहीं, चल सो जा। इतना बोलकर मैं वापस अपनी जगह पर जाकर पसर गया, मगर राहुल वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन राहुल ऐसे क्यों डर रहा था? खैर, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए मैंने उतना ध्यान ना देते हुए आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इस बार मैं खिसियाते हुए पलंग पर से उठा। तभी राहुल डरते डरते बोला, सुन, इस बार पहले दरवाजा मत खोल, दरवाजे के बगल में खिड़की है, उससे झांक कर देख ले। मैंने भी सोचा यही ठीक होगा, पता चल जाएगा आखिर ये बदमाशी कौन कर रहा है। लिहाजा मैं चलकर दरवाजे के बगल में बनी खिड़की के पास गया। खिड़की पहले से ही खुली हुई थी। मैंने जैसे ही उस खिड़की से बाहर दरवाजे की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे जमीन है या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि दरवाजे पर पिज्जा बॉय के कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी जो शायद मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये तो पक्का था कि ये डरावनी शक्ल वाला आदमी वो पिज्जा बॉय नहीं है जो हमें पिज्जा देने आया था। तो फिर कौन है ये आदमी? डर के मारे मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। इतने में ही पीछे से राहुल आया। खिड़की से बाहर उसने भी वही देखा जो मैंने देखा था। हालांकि राहुल उस भूत को देखकर डर जरूर रहा था, मगर वो मेरी तरह हैरान नहीं था जैसे उसे इस भूत के बारे में सब कुछ मालूम हो। फिर राहुल मुझे वहां से पलंग के पास लेकर आया और चुप रहने का इशारा किया, जिसके कुछ देर बाद ही जब दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई तब राहुल ने बताना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त कुछ दिनों के लिए मेरे यानी राहुल के घर पर रहने आए थे। उन्होंने भी एक रात पिज्जा ऑर्डर किया था और साथ ही पिज्जा बॉय को डराने का प्लान बनाया। कुछ ही देर में पिज्जा बॉय आया और मेरे दोस्तों ने मिलकर उसे बहुत डराया। मेरे दोस्तों ने उस पिज्जा बॉय को इतनी बुरी तरह से डराया कि उस पिज्जा बॉय को हार्ट अटैक आ गया और उसने यहीं पर दम तोड़ दिया। तब से उस पिज्जा बॉय की आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। ऊपर से आज हमने उस पिज्जा बॉय को डराकर ठीक नहीं किया। इस पर मैंने राहुल से पूछा, पर भाई जब मैंने दो बार दरवाजा खोला तब तो कोई नहीं था। इस पर राहुल बोला, हाँ वो इसलिए क्योंकि वो पिज्जा बॉय की आत्मा 3 बार दरवाजा पीटती है। 2 बार वो कुछ नहीं करता, लेकिन अगर तीसरी बार किसी ने गलती से भी दरवाजा खोल दिया तो वो जिंदा नहीं बचता। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया, लेकिन साथ ही उस रात मुझे एक सीख भी मिली
कि मजाक एक हद तक अच्छी लगती है। वो मजाक मजाक नहीं कहलाता जिसमें किसी की जान पर बनाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।